नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। ये वीडियो बेस्ड होने वाला है 8.4 थ्योरी एंड एक्टिविटी के ऊपर। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों थ्योरी और एक्टिविटी को एक ही वीडियो में कवर करूं। हालांकि इजी और छोटा टॉपिक होने के बाद भी इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो थोड़ा-सा हेक्टिक हो सकता है, थोड़ा-सा लेंदी हो सकता है कहीं न कहीं मिस्टेक्स हो जाएँ। तो मेरा जो पर्पज़ है वो आपको आइडिया देना है। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से सारे कैलकुलेशन सही करने का, ठीक से करने का, कूल माइंड से करने का। बट अगर कहीं कुछ खिचड़ी पक जाती है, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको बार-बार एडिट करूँ, बार-बार रीशूट करूँ। तो मैं वन टेक वीडियो बनाऊँगा, कुछ गड़बड़ होता है वहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, आप कैलकुलेशन आपको तरीका बता दूँगा, उतना कन्वे कर दूँगा, वही मेरा पर्पज़ है। एग्ज़ाम पास में मुझे अपनी भी पढ़ाई करनी है, तो मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्त, तो आप लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है? काफ़ी मेहनत लगता है, ओके। चलो, तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो जो 8.4 ये टॉपिक है, ये ग्राहम श्मिट ऑर्थोनॉर्मलाइज़ेशन के ऊपर है। और इसके लिए प्री रिक्विजिट जो है पहले के तीनों वीडियोस हैं, पहले के तीनों लेक्चर्स हैं 8.1, 8.2 और 8.3 जिसमें ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल और प्रोजेक्शन ये तीनों इसके प्री रिक्विजिट हैं। मैं लिख देता हूँ। प्री रिक्विजिट देखो यार मैं मेरा दिमाग थोड़ा मेरे पेन से तेज चलता है इसलिए मैं जो सोचता हूँ वो लिख नहीं पाता हूँ। प्री रिक्विजिट है इसका क्या-क्या बताया? ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल और प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में 2 प्रोजेक्शन हमने पढ़ा था। वेक्टर का वेक्टर के ऊपर एंड वेक्टर का वेक्टर स्पेस के ऊपर 2 प्रोजेक्शन पढ़ा था। दोनों आपको पता होना चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो इसको रोके पहले वो चीज़ें जान लो। वेक्टर का वेक्टर प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं और वेक्टर का वेक्टर स्पेस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ ज़्यादा होता नहीं, वेक्टर स्पेस में जो बेसिस होते हैं उस पर इंडिविजुअल कैलकुलेट करके जोड़ देते हैं, बस वही चीज़ है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और होप आपको पता होगा। तो हम आज के टॉपिक शुरू करते हैं। ग्राहम श्मिट ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? देखो, ये जो भी महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या खोज किया कि वेक्टर स्पेस तो है, ठीक है, वेक्टर स्पेस में होता क्या है, बेसिस होते हैं। बेसिस में क्या होता है, दो वेक्टर्स का सेट होता है। जैसे हम 2D की बात करें तो ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई वेक्टर है, ठीक है। ये कुछ इनके बीच में एंगल है और ये दोनों मिल करके अगर सिर्फ एक वेक्टर है, वो क्या कवर करेगा स्पेस, वो सिर्फ एक सीधी लाइन को एक्सप्लेन करेगा, वो एक सीधी लाइन के एरिया को कवर करेगा। अगर दो वेक्टर हैं, ये क्या एक्सप्लोर करेंगे, ये एक प्लेन 2D प्लेन को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। 2D प्लेन कोई ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा, वो पूरा एक वेक्टर स्पेस कवर हो जाता है, वो पूरा होल यूक्लिडियन स्टेप का हो जाता है जो 2D में है। यूक्लिडियन स्पेस 2D हम्म उसको कवर करेगा, ओके। 2D को नहीं बोलते हैं यूक्लिडियन, 3D को बोलते हैं। 2D आप जो ग्राफ समझ लो, ग्राफ का प्लेन जो होता है पूरा एक्सप्लोर करेगा एक्स और वाई मिलकर, ठीक है। जब इसमें जी वेक्टर आता है, थर्ड वेक्टर आता है, फिर वो एक 3D यूक्लिडियन स्टेप को उसको यूक्लिडियन स्पेस को कवर करता है, ठीक है, ओके। तो इस महान साइंटिस्ट ने ये कहा कि भाई ये जो वेक्टर एक्स वाई है, इससे हम क्यों काम चलाएं, हमें ऐसे चाहिए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो यानी कि यू टाइप हो। एक्स हम ये लें, वाई ये लें, या एक्स ऐसे ही लेना है तो ऐसे भी ले लो, लेकिन वाई हम इसके परपेंडिकुलर लेंगे, मतलब ये वाला लेंगे। तो उससे थोड़ा-सा बढ़िया रहेगा, थोड़ा उनको अच्छा लगा, पसंद आ गया उनके मन को कि हमें चाहिए कि वे जो ऐसे बेसिस चाहिए जो परपेंडिकुलर हो, ये वाले बेसिस नहीं चाहिए, जो आड़े-टेढ़े, ठीक है? तो कहा ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो उसका उन्होंने फ़ॉर्मूला निकाला, तरीका बताया, वही हम पढ़ेंगे। वो वहीं पर नहीं रुके, वो ऑर्थोगोनल पे रुक जाते तो थोड़ा-सा फिर भी जो है हमें उम, कम तकलीफ होती। उन्होंने ऑर्थो नॉर्मलाइज़ेशन एक उसमें जोड़ दिया। ऑर्थो नॉर्मलाइज़ेशन कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको नॉर्मलाइज़ करना होता है, उसके लेंथ से, उसके नॉर्म से डिवाइड करना होता है। लेकिन वो चीज़ है थोड़ा-सा और फिर उसमें और एक बढ़ जाता है तो और थोड़ा कष्टदायी हो जाता है चीज़। तो है चीज़ नहीं, मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा कि करते क्या होता क्या है, फिर एक्सप्लेन करूँगा करते कैसे, 2 स्टेप में करूँगा ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। और जो बुक की लैंग्वेज है, जो लेक्चर की स्लाइड्स हैं, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है, तो इसलिए मैं आपको देसी भाषा में बताऊँगा कि क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है?
ओके, तो आप तो ये बात तो समझ गए कि हमें हमारा जो मोटिव है देखो अभी बताने का, हम निकालेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। हमें पता है कि आप जो है ये स्मार्ट हो, ऑर्थो नॉर्मल आप कैलकुलेट कर लोगे, वो हम लास्ट में एक स्टेप बता देंगे कि वो कर लो तो ऑर्थो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है भी ऑर्थोगोनल वेक्टर, तो हम ऑर्थोगोनल तक फोकस रहेंगे, हमारी सारी बातें जो होंगी ऑर्थोगोनल के लिए होंगी। इसलिए आप उसमें नॉर्मलाइजेशन वाला स्टेप को अभी आउट रखिए, वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करके फिर वो लास्ट में फाइनल स्टेप होता है। मेन हमारी जो कष्ट है वो ऑर्थोगोनल वाला है, तो ऑर्थोगोनल वाले स्टेप को समझने के लिए हमारा पूरा फोकस ऑर्थोगोनल वेक्टर पे ही अभी रहेगा। तो जो भी स्टेप बताऊंगा वो ऑर्थोगोनल के लिए होगा। ओके, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है आपको पता है, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं खेला। खेला कैसे हो गए, खेला ऐसे हो गए कि अब हम एक से शुरू करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये है वेक्टर एक्स, ये इधर भाग रहा है। तो जरूरी एक वेक्टर तो किधर भी भागे वो उसमें में तो परपेंडिकुलर होने का सवाल ही नहीं होता। उसमें कोई हम इसके 90 डिग्री किससे करेंगे, 90 डिग्री का मतलब दो वेक्टर चाहिए। तो अगर अकेला वेक्टर है, पहला वेक्टर है, सिंगल वेक्टर है, इकलौता वेक्टर है, तो जिस दिशा में उसी दिशा में सही है। इधर है तो इधर सही है, इधर आ जाए तो इधर सही है, कहीं भी सही है। तो पहले वेक्टर पे तो कुछ हमें करना ही नहीं, अगर एक वेक्टर है तो इसको ज्यों का त्यों रख देना। हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर दिया हुआ है वो x1 x2 x3 x4, ये हमें बेसिस दिए हुए हैं। और इसका जो हमें आर्थोगोनल होगा वो होगा y1 y2 y3 y4, ये आर्थोगोनल हो गया। और आर्थो नॉर्मल के लिए मैं यूज करता हूँ जी, z1 z2 z3 z4, ये इसके करस्पॉन्डिंग्स हैं सारे, तो आप इसको समझ लेना। ठीक है, तो x हमारा x1 जैसे था, तो हमारा y1 इज इक्वल टू x1 हो गया। अभी हम थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखेंगे, हमें y1 जो बनाना था ऑर्थोगोनल निकालना था, y1 इज इक्वल टू x1। एक वेक्टर के लिए तो हमने जो पहला वेक्टर था वो सेम का सेम वही मान लिया। ठीक, चलो अब आते हैं दूसरे वेक्टर पे। अब हमें दूसरा वेक्टर निकालना है y2 जो कि x2 के करस्पॉन्डिंग होगा और y1 के परपेंडिकुलर होगा, y1 से 90 डिग्री का कोण बनाएगा y2 वाला। तो कैसे आएगा, आओ देखें। देखो भैया, ये है हमारा, इसको थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर, ये था हमारा x वेक्टर, ये है हमारा y वेक्टर। ओके, तो x वेक्टर तो इस दिशा में जा रहा है, y वेक्टर इस दिशा में जा रहा है। हमें चाहिए y नहीं, ये x2 है, सॉरी, ये हमारा x1 था, ये हमारा x2 है। ठीक है, ये x1 था, x2 था, तो x1 को हमने बना दिया y1। ठीक है, अब हमें x2 नहीं चाहिए, हमें y2 चाहिए जो इस x1 के परपेंडिकुलर हो। ठीक, अच्छा जी, तो क्या होगा, हमने प्रोजेक्शन में पढ़ा था कि यहाँ पे जब प्रोजेक्शन करेंगे तो ये इस पे परपेंडिकुलर आता है, इस पे प्रोजेक्शन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा। तो ये जो प्रोजेक्शन आ गया ये मान लेते हैं हम एक वेक्टर, और इसी को हो गया y2, यही हमारा y, यही हमारा y2 है, ये हमारा x1 है, ये y2 है, ये हमारा x2 है, और ये क्या है, ये क्या है फिर, ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन x1, ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन x1। तो बाबा आपने जो वेक्टर वाला पढ़ा था, वेक्टर वाला जोड़ घटाना पढ़ा था पहला लेक्चर में शुरू में ही, तो क्या पढ़ा था उसके हिसाब से क्या होता है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, इसके हेड से टेल लिया गया, टेल से हेड लिया गया, फिर इसके हेड, इसका हेड से इसका टेल लगा के हमने ड्रॉ किया, और फिर या इसके टेल से इसके हेड को मिला दिया। तो ये क्या होगा, उसके हिसाब से x2 इज इक्वल टू हमारा होगा प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन x1 प्लस y2। ये तो जोड़ घटाना आपको वेक्टर का आता है ना, x2 हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका और इसका एडिशन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन x1 प्लस y2। तो यहाँ से हमारा y2 क्या हो गया, हमारा y2 हो गया x2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन x1। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दूसरा वेक्टर मिल गया हमें y2, y2 कैसे मिला, y2 में x2 के करस्पॉन्डिंग है, तो y2 मिला हमें, x2 में से माइनस करेंगे x2 के प्रोजेक्शन को ऑन x1, और यही फार्मूला थ्रू आउट द पूरा काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया
x2 में से माइनस करेंगे, जिसका करस्पॉन्डिंग निकालना है वो x2 में से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? x2 का प्रोजेक्शन ऑन x1, जो हमारा पहला वेक्टर था x1 के प्रोजेक्शन पे माइनस कर देंगे तो हमें y2 मिल जाएगा। ठीक, चलो ये y2 के लिए हो गया। अच्छा जी, अब हम अगर y3 की बात करें, हमारा थर्ड वेक्टर आ जाता है, डायमेंशनल थर्ड जो वेक्टर आता है, जो तीसरे डायमेंशन को एक्सप्लोर कर रहा है, जो x3 होगा। x1 और x2 मिलके क्या बनाएंगे? x1 और x2 मिलके एक प्लेन बनाएंगे, दो वेक्टर मिलके एक प्लेन बनाएंगे, वेक्टर स्पेस इनका प्लेन होगा। अब हमें जो x3 है वो x1 x2 से बाहर है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बेसिस है ना, तो इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, कुछ एंगल बना करके होगा। तो हम कहेंगे कि हमें x3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर वेक्टर जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो 90 डिग्री का कोण बनाए तो इसके यानी कि हमें जो इस x3 है इसके जो प्रोजेक्शन है किस पे, इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर स्पेस मेड बाय x1 एंड x1 x2 नहीं, मेड बाय y1 एंड y2, सेम वेक्टर स्पेस है क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर स्पेस में होंगे। तो x1 x2 का वेक्टर स्पेस और y1 y2 का वेक्टर स्पेस एक ही होगा, लेकिन हम यहाँ बात y1 और y2 की करें। ठीक है, तो y1 और y2 के वेक्टर स्पेस जो बना रहे हैं इसके परपेंडिकुलर हमें वेक्टर चाहिए। तो ये वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर होगा इसी फार्मूले से हमारा जो आएगा, ये हमारा जो y3 इज इक्वल टू हो जाएगा, y3 इज इक्वल टू हो जाएगा, y3 इज इक्वल टू हो जाएगा x3, x3 हमारा ये जो x3 है, ये हमारा x3 है, x3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ x3 ऑन द वेक्टर स्पेस मेड बाय y1 एंड y2, y1 एंड y2। ठीक है, इसी तरह से हम y4 के लिए फार्मूला बनाए तो क्या होगा? y4 इज इक्वल टू हो जाएगा x4 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ x4 ऑन द वेक्टर स्पेस ऑफ y1 y2 y3। ठीक है, अब ये वेक्टर स्पेस प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? वेक्टर स्पेस प्रोजेक्शन निकालने के लिए इस पॉइंट से इसकी सभी y1 एंड y2 एंड y3 पर निकालना है। तो y1 और y2 और y3 का जो भी बेसिस है उन पे जाने जो भी वेक्टर है उनका सबका अलग अलग प्रोजेक्शन निकाल के जोड़ देंगे तो वही हो जाता है वेक्टर स्पेस प्रोजेक्शन। तो ये चीज आप समझ लो कि हमें जो है ये जो y1 y2 y3 y4 निकालने, ये चारों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका जो फार्मूला होता है वो y4 का होगा, फार्मूला निकालना है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग वेक्टर है x4 में से माइनस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ x4 ऑन द प्लेन ऑफ या वेक्टर स्पेस ऑफ अर्लियर ऑल वेक्टर, यानी y1 y2 y3 x4 के लिए कर रहे हैं तो x5 होगा तो उस पर x5 का प्रोजेक्शन ऑन y1 y2 y3 y4। ठीक है, अब तो इसका कैलकुलेशन पार्ट हम एक्टिविटी में देख लेंगे कैसे करते हैं, तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, और जब हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मिल जाएंगे तो ऑर्थो नॉर्मल बनाने के लिए उनका सबके नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो ऑर्थो नॉर्मल बन जाएगा। तो यहाँ पर एक आपको रफली आइडिया लग गया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम गवाए, एक्टिविटी क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, ओके, एक्टिविटी 8.4, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या आ रहा है। कंसीडर एन ऑर्डर्ड बेसिस है गामा, जो कि है b1 b2 b3। b1 b2 b3 की वैल्यू दी हुई है। द इनर प्रोडक्ट स्पेस R3 विद रेस्पेक्ट टू द डॉट प्रोडक्ट वेयर b1 b2 b3 दिया हुआ है एंड बीटा जो कि a1 a2 a3 है बी द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस व्हिच इज ऑब्टेन्ड यूजिंग द ग्राम स्मिथ प्रोसेस फ्रॉम द बेसिस गामा। तो a1 a2 a3 जो है इससे नीला है, ग्राम स्मिथ से लगा करके यूज द इंफॉर्मेशन गिवन द क्वेश्चन 1 एंड 2। ओके, तो 1 में पूछ रहा है हमारा a2 क्या होगा, हमें सेकंड वेक्टर पूछ रहा है a2 क्या होगा। तो a2 के कैलकुलेशन से पहले हम बता दें a1 क्या होगा, बताओ a1 क्या होगा। a1 क्या होगा, a1 जो होगा वो हमने बताया था कि पहला वेक्टर तो ज्यों का त्यों हो जाता है, ज्यों का त्यों, यानी कि b1। तो b1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं a1 की बात नहीं कर रहा हूँ, a1 के ऑर्थोगोनल की बात कर रहा हूँ। तो b1 क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3, और इसको हमें करना होगा नॉर्मलाइज, क्योंकि a1 होता है इसका नॉर्मलाइज फॉर्म। देखिए ऑर्थो नॉर्मल है, तो नॉर्मलाइज फॉर्म कैसे होता है, इसके नॉर्म से आपको डिवाइड करना होता है, यानी 1 2 3 वेक्टर को हम नॉर्मलाइजेशन क्या होगा इसका, अंडर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो गया 9 4 13 1 14, 1 अपॉन रूट 14 1 2 3। ठीक है, ये हमारा ये हो गया।
थोड़ा साफ से लिखते हैं, क्या दिक्कत है। 1/√14, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये हमारा A1 हो गया। अब हम A2 के पहले फॉर्मूला बना लो, A2 होता क्या है। अब हमें A2 निकालना है, तो पहले हम आर्थोगोनल निकाल रहे हैं, आर्थोगोनल के बाद आर्थोनॉर्मल निकालेंगे। अभी मैं A2 लिख रहा हूँ तो ये आर्थोनॉर्मल की बात हो रही है, लेकिन पहले हम आर्थोगोनल निकालेंगे, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। तो A2 बराबर हम आर्थोगोनल का फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या होगा, ये होगा, इसके करस्पॉन्डिंग है क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग है B2, यानी B2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ B2 कहाँ पे, हमने इसके पहले कौन सा निकाला है, उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, हमने A1 निकाला तो A1 पे परपेंडिकुलर होना चाहिए B2, इसलिए B2 प्रोजेक्शन A1। तो क्या हो जाएगा, तो पहले हम B2 को ये पूरा छोड़ो, पहले हम ये निकालते हैं, प्रोजेक्शन निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ B2 ऑन A1। ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला बनाओ, B2 ऑन A1 निकालना है, तो ये होगा B2 कॉमा A1, सॉरी B2 कॉमा A1 डिवाइडेड A1 कॉमा A1 मल्टीप्लाइड A1, यही होता है फॉर्मूला। अब बना लो B2 क्या है, B2 क्या है, B2 है 111, B2 हो गया 111, ओके। और A1 क्या है 123 और 1/√14 है, तो हम लिख लेंगे 123, इसके साथ है 1/√14 डिवाइडेड सेम 1/√14, 1, 2, 3 एंड कॉमा 1/√14, 1, 2, 3। और तो जगह ही नहीं बची लिखने के लिए, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी बनी रहे। तो इधर हो जाएगा सेम चीज 1, 2, 3 मल्टीप्लाई 1/√14। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करते हैं, ब्लैक पेन यूज करते हैं, दैट विल बी बेटर। तो ऊपर क्या हो जाएगी कहानी, ऊपर की कहानी क्या होगी, 111 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीजें आएंगी, तो उसका एडिशन हो जाएगा, नहीं कि 3, 2, 5, 1, 6, 6/√14 आ गया। नीचे क्या आएगा, नीचे इसका स्क्वायर होगा, तो एक का स्क्वायर, एक पेज चाहिए हमें और पेज ले लेते हैं, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 13, 1 14, नीचे हो जाएगा 14/√14, नहीं √14 नहीं होगा, सॉरी 14/14 हो जाएगा, 14/14 हो जाएगा, क्योंकि 14 का भी तो मल्टीप्लाई होगा, 14/14, 14 का भी स्क्वायर होगा ना, तो 14 हो जाएगा, एलसीएम 14 हो जाएगा, तो 14/14 होगा। मल्टीप्लाइड इधर है 1/√14 और ये है 1, 2 और 3, तो ये तो 1 हो गया, ओके। ऊपर वाला √14 इससे मिल करके 14 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/14, 1, 2, 3, तो 2 3 6, 2 7 14, ये हो जाएगा 3/7, 1, 2, 3, ओके। तो ये हमारा भी प्रोजेक्शन आया, अभी हमने निकालना है A2, तो A2 है B2 माइनस प्रोजेक्शन, और B2 क्या है, B2 है 111, तो लिख लेते हैं, हमारा है A2 इज इक्वल टू B2 माइनस प्रोजेक्शन, तो ये हो जाएगा B2 है 1, 1, 1 माइनस 3/7, 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/7, तो 7 एकम 7 में से 3 गया 4, 4/7 माइनस प्लस प्लस, एंड सेकंड क्या हो जाएगा 1 माइनस 6/7, 3 दूनी 6, 6/7, तो 7 में कम 7, 7 में से 6 गया 1, 1/7, और यह है 1 माइनस 3 तरीके 9, 9/7, तो 7 एकम 7 में से 9 गया -2/7, ये हो गया A2। अभी आया है आर्थोगोनल, ये आर्थोगोनल फॉर्म में है, अभी इसको अपन नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइज करने के लिए इसका नॉर्म से आप डिवाइड करेंगे, तो नॉर्म क्या होगा इसका, चलो पहले तो लिख लेते हैं, 4/7 में से 1/7 को बाहर ही ले लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज, चलो ये नहीं करेंगे, हाँ हाँ हाँ,
हम इसमें से 2 बाहर ले लेते हैं, चलो 2/7 बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2/7 बाहर ले लेना है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2/7। ठीक है, ओके। और हमें इसमें इसके नॉर्म से इसमें गुणा करना होगा, भाग देना होगा मतलब, तो भाग देंगे तो मतलब क्या आएगा नॉर्म, आओ देखते हैं। नॉर्म का जब इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 4 चौको 16 प्लस 1 एंड प्लस 2 दूनी के 4 डिवाइडेड बाई 49, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 4 20 1 21/49। और इसका अंडर रूट, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 1/2 -1 2/7 और अंडर रूट में से बाहर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 7/√21। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2/√21 हो जाएगा। 2 को अंदर ही भेज दो, अंदर ही सही था, तो अंदर ये हो जाएगा 4 1 -2 4 1 -2 एंड 1/√21। 4 1 -2 क्या आया है भाई, 4 1 -2 डिवाइडेड √21, ठीक है, यही है आंसर। तो तरीका आपने देखा, लेंदी है, कैलकुलेशन बहुत हैं, तो घबराना नहीं है, आपको तरीका पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सही करना है, ठीक। पहले आप फार्मूला लिखते जाओगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। पहला वाला जो वेक्टर था a1, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, b1 को लिख देना है, उसके नॉर्म से भाग दे दो, हमें a1 मिल गया, ठीक। दूसरा वाला जब हमें करेंगे a2, तो उसमें करेंगे हम b2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ b2 ऑन a1। फिर हम वो कैलकुलेशन करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ b2 का a1 पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्योंकि ये नॉर्म नॉर्म देखो अभी यहाँ पे हमें एक और गड़बड़ी करते हैं कि यहाँ पर हमने इतना कैलकुलेशन नहीं करना था, ये हमारा नॉर्मलाइज वेक्टर है, तो इसका प्रोजेक्शन के लिए हमें ये वाला स्टेप हमें स्किप करना चाहिए, हमें नीचे जो होता है नॉर्म का वो ये नहीं करना होता है, नॉर्म स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो ये स्टेप भी हम स्किप कर सकते थे और इसका जो हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर सकते थे। डॉट प्रोडक्ट कर दो इसके साथ, ठीक, ओके, और ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें इसमें से a2 निकालने के लिए b2 माइनस प्रोजेक्शन कर दिया, तो हमें आया a2, फिर उसके नॉर्म से भाग दे दो, तो हमें पूरा फाइनल आंसर आया। अब हमें कैलकुलेट करना है द वेक्टर a3, तो हमें a3 निकालने के लिए क्या करना होगा, तो a3 का फॉर्मूला बनाइए पहले, a3 इज इक्वल टू क्या होगा, a3 है करस्पॉन्डिंग टू b3, तो हो जाएगा b3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ b3 ऑन द प्लेन ऑफ मेड बाई a1 एंड a2, ठीक है। तो अभी हमें पहले ये कैलकुलेट करना होगा प्रोजेक्शन ऑफ b3, पहले ये कैलकुलेट करना, प्रोजेक्शन ऑफ b3 ऑन द प्लेन मेड बाय a1 एंड a2, तो सब पे अलग अलग कैलकुलेशन करके जोड़ना होगा। तो पहले हम करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ b3 ऑन a1, फिर प्रोजेक्शन ऑफ b3 ऑन a2, फिर जोड़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ b3 ऑन a1, तो क्या होगा फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ b3 ऑन a1, तो b3 क्या है हमारा, b3 है हमारा 0 to 1, ओके, और a1 क्या है, a1 है 1 to 3 1/√14, तो 0 to 1 है, देखिए भूल ना जाए, 0 to 1 है, 0 to 1 है और 1 to 3 √14, तो ये हो जाएगा 0 to 1 और 1 to 3 1/√14, इसका हमें निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट और मल्टीप्लाइड कर देंगे हम इसी से 1 to 3, इस पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है, तो 1 to 3 1/√14, तो चलो पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, 4 एंड प्लस 3 से होगा तो 3 1 जा 3 /√14 और मल्टीप्लाई होगा 1/√14
1,2,3। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया 1/2 1,2,3। ठीक है, ये अभी यह चीज आया प्रोजेक्शन ऑफ B3 ऑन A1। अब हम निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ B3 ऑन A2। तो चलो A2 निकालते हैं। A2 हमारा क्या आया था, A2 यही आया था 4 1 - 2 और 1/√21। 4 1 - 2 डिवाइडेड √21। ओके, तो ये है 0 2 1। पहले तो B3 लिखते हैं 0 2 1, फिर हमारा है 4 - 1 2, 4 - 1 2 एंड डिवाइडेड √21। 4 1 - 2, 4 1 - 2 डिवाइडेड √21। 4 1 - 2 डिवाइडेड √21। इसका डॉट प्रोडक्ट, जो कि नॉर्मल फॉर्म है तो इसलिए मैं डिवाइड वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ कि उसका नॉर्म का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, इसलिए नॉर्म वाला डिवाइड वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ। आप समझ जाना, ये नॉर्मलाइजेशन वेक्टर, नॉर्म वेक्टर है, नॉर्मलाइज वेक्टर है, इसलिए इसका डिवाइड वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ कि उसका नॉर्म जो है 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसकी ये होगा फिर मल्टीप्लाइड बाई दिस वेक्टर, मल्टीप्लाइड बाई 4 1 - 2 डिवाइडेड 1/√21। तो ये क्या हो जाएगा, 0 × 4 0 हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा 2 एंड 1 × -2 हो जाएगा -2। तो ये भी हो गया 0, ये वाला पार्ट भी आ गया 0 और 0 से मल्टीप्लाई होगा सम वेक्टर, तो वो भी हो जाएगा 0। तो ये वाला पार्ट हो गया पूरा 0। ठीक, तो अब हमें वेक्टर, चूंकि ये पार्ट में निकालना था, प्लेन का हमें टोटल करना था, यानी A1 और A2 पर हमें टोटल करना था। तो ये हो गया A1 और A2 का टोटल, ये A2 हमारा 0 आ गया, 0 0 0 आ जाएगा एक्चुअली, 0 0 0 नहीं 0 0 0 वेक्टर आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो अब इसका टोटल हो जाएगा दिस चीज, दिस इज टोटल क्या हो जाएगा, कलर बदल दो, टोटल यही चीज होगा, प्रोजेक्शन ऑफ B3 ऑन A1 एंड A2 हो जाएगा हाफ 1 2 3। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे फॉर्मूला में B3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ B3 ऑन दिस। तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा, फिर से पेज ऐड करो। तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A3 इज इक्वल टू B3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ B3 ऑन A1 A2। ठीक है, A1 A2। तो B3 हमारा क्या था, 0 2 1 था ना, B3 हमारा 0 2 1 था, 0 2 1 0 2 1 और माइनस प्रोजेक्शन हमें क्या मिला, हाफ 1 2 3। ये कैलकुलेशन हुआ, तो कर दो इसको। तो ये हो जाएगा 0 माइनस हाफ हो जाएगा माइनस हाफ, 2 माइनस 2 का हाफ यानी 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 एंड 1 माइनस 3/2 हो जाएगा 1/3। 1 माइनस 3/2 तो यानी 4 में से 3 गया, तो 1/2, सॉरी 1/3 नहीं, ये 1/2 होगा। ठीक है, ये हो गया 1/2। तो अब क्या कर सकते हैं, अभी तो ये हमारा हो गया A3 आ गया, इसका ऑर्थोगोनल फॉर्म हो गया। अभी इसको नॉर्मलाइज करना होगा, तो नॉर्मलाइज करो इसको। तो नॉर्म क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा स्क्वायर 1/4 प्लस 1 प्लस 1/4। तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में, नॉर्म जो है ये हो जाएगा 4 LCM हो जाएगा, तो 1 + 4 + 4 मतलब 4 1 5 1 6, 6/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 6/4। हाँ, ये हो जाएगा 3/2, अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2 से डिवाइड होगा, यानी कि मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इसमें से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 कामा 2, 1/2 कॉमन ले रहे हैं एंड 1 और 1/2 कॉमन ले लिया। अब मल्टीप्लाइड हो जाएगा, √3/2 से डिवाइड होगा, नॉर्म से डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √2/3। तो अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 2 1, √2 इसको कैंसिल कर देगा, √2 हो जाएगा और ये आ जाएगा इसके साथ √6 आ जाएगा। तो -1 2 1 1/√6, -1 2 1 -2 -1 2 -1 अपन
1/√6 -1 -1 कैसे आएगा? 0 to 1 है ना कि 0 1 2 है? B3 क्या है? B3 है 0 to 1 है, ओके। और हमारा एडिशन आया 1 to 3 आया। तो 1 to 3 आया और 0 to 1 है, तो 3/2 माइनस करेंगे 1 में से, हाँ तो -1/2 आएगा ना, 2 1 जा 2 -1/2 आएगा। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, -1/2 आएगा, तो यहाँ पर -1 2 -1 रहेगा, -1 2 -1 रहेगा 1/√6। ओके, होप समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो फिर से देखना। मेनली आपको फॉर्मूला लिखना है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करने, तो आपके आंसर आ जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। कह रहा है V1 और V2 दो वेक्टर हैं, बी द वेक्टर्स फ्रॉम द इनर प्रोडक्ट स्पेस R4 द रेस्पेक्ट with respect to the dot product. If V3 is equal to V2 plus a V1, then a belongs to real number and V1 V3 are orthogonal. Then a की वैल्यू निकालनी। ओके, कह रहा है कि V1 और V3 ऑर्थोगोनल है, यानी कि V1 और V3 का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। तो हमें V1 दिया हुआ है, V3 का फॉर्मूला दिया, हमें V3 निकालना पड़ेगा पहले। तो V3 इज इक्वल टू क्या है? V2 या V2 यानी कि 0 1 1 1 प्लस a V1, a इंटू V1 है 1 0 1 1। तो क्या V3 हो जाएगा? V3 हो जाएगा 0 प्लस a हो जाएगा a कामा 1 प्लस 0 हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 1 प्लस a और 1 प्लस a। ठीक है, V3 ये हो गया। तो V1 और V3 ऑर्थोगोनल हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते तो 0 हो जाएगा, यानी V1 क्या है? V1 है 1 0 1 1 और डॉट V3 आ गया a 1 1 प्लस a एंड 1 प्लस a। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो कैलकुलेट कर लो। 1 इंटू ए हो गया a प्लस 0 इंटू 1 हो गया 0 प्लस 1 प्लस a प्लस 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया यहाँ से? 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 3a इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू -2/3। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस R4 विद रेस्पेक्ट टू द डॉट प्रोडक्ट एंड V1 V2 V3 बी एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ W। ओके, वेयर V1 V2 एंड V3 बेसिस दिया हुआ है, विच ऑफ दीज इज द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W यूजिंग द ग्राम स्मिथ प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पे V1 V2 V3 तीन वेक्टर दिए हुए हैं, और VV सब स्पेस ऑफ द इनर प्रोडक्ट R4 विद रिस्पेक्ट टू द डॉट प्रोडक्ट ऑर्डर ये है, which of these is the orthonormal basis of W using the ग्राम स्मिथ मेथड। ठीक है, तो हमें इन तीनों वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमें ग्राम स्मिथ मेथड से तीन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करने हैं। बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस यानी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो देखिए आइए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। देखो, अगर आप ऑप्शन पे ध्यान देखो, एग्जाम में आपको कम टाइम में सही रिजल्ट देना है, तो आपको थोड़ी जुगाड़, थोड़ा बहुत ट्रिक आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत जुगाड़ ट्रिक लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। बाकी क्वेश्चन को सोल्यूशन मैं बताऊंगा, पहले पहले आपको जुगाड़ बताता हूँ, जुगाड़ क्या है। तो देखो जुगाड़ क्या होगा, यहाँ पर देखो पहला वेक्टर सब में कॉमन है। ठीक है, तो पहला वेक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, पहला यही होगा, सब में वही है। सेकेंड वेक्टर भी देखो 1 1 1 -3 सब में है और कोफिशिएंट है 1/2√3, सेकेंड भी कॉमन है। तो पहला और दूसरा तो सब में कॉमन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरे में डिफरेंस है, तीसरे में आपको चेक करना है कौन सा हो सकता है। तो अभी आपको जुगाड़ बता रहा हूँ कि एग्जाम में कम टाइम में टिक से आपको सही आंसर मिल जाए। यानी कि कैलकुलेशन में जाओगे तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा, वहाँ गलत होने के भी चांसेस है। तो पहले तो जुगाड़ जान लो, उसके बाद कैलकुलेशन भी जानेंगे। तो जुगाड़ अब तीसरा आपको पता करना है कौन सा होगा, पहला और दूसरा तो कॉमन है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये तीनों वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हैं, यानी ऑर्थोगोनल है, यानी कि हर इन तीनों में से दो का जो होगा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा।
तो आपको देखना है कि कौन सा डॉट प्रोडक्ट 0 दे रहा है। जैसे अब ये देखो, इसमें और इसमें लगभग एक जैसे डेटा है, साइन का डिफरेंस है, -2 है, यहाँ 2 है। इसमें और इसमें एक जैसे डेटा है और साइन का डिफरेंस है। तो आप दोनों में से कोई एक-एक चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉट प्रोडक्ट 0 कहाँ हो रहा है। और चेक करने के लिए आपको थर्ड वाला तो लेना ही पड़ेगा, सेकंड आप ये वाला ले लो, बड़ा ईज़ी है, डबल 1-1-1-1 है सब, तो कैलकुलेशन ईज़ी रहेगा। तो आइए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। 1-1-1-1 का इसके साथ कैसे होगा डॉट प्रोडक्ट। तो 1/2 सबके साथ रहेगा इसमें, और इसमें रहेगा 1/√6 रहेगा, तो हमारा 1/2√6 तो कॉमन हो जाएगा, सब में मल्टीप्लाई होके जो अंदर का सामान आएगा वो आएगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, यानी कि 3 प्लस 1 प्लस 2 एंड -2, तो ये मिलके कहीं से 0 नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड में देखोगे आप, तो 1/2√6 कॉमन हो गया, 1-1-1-1 सब मतलब यही आएगा, 3-1-4 हो जाएगा, 4-2 ये भी 0 नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो 1-1-2 एंड 2 4, ये भी 0 नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो 1-1-2 एंड 2 - 2 ये दे रहा है 0। इसका आप जब डबल 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2√6 कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा 1 + 1 - 2 + 0, तो ये आपके 0 दे रहा है, तो ये वाला सही है। तो जुगाड़ मेथड से आपको मिल गया आंसर, पहला वाला सही है। अब आते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे। ठीक, ओके 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 ओके। तो आपको पहले फार्मूला बनाना होगा, फार्मूले के अनुसार फिर अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना होगा। तो पहला एंड दूसरा तो मिल गया है। तो मैं यार थोड़ा कैलकुलेशन में शॉर्टकट अपनाता हूँ, पहला दूसरा भी कैलकुलेट करके दिखाऊँ क्या? चलो पहला दूसरा भी कर लेते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर देते हैं। तो पहला क्या होगा, पहला तो सेम टू सेम रहता है, बस उसके नॉर्म से डिवाइड कर दो। तो ये 1 2 3 4 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का 1, 1 + 1 + 1 यानी कि 4, √4 हो जाएगा 2। तो आपको 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो गया 1/2 कोफिशिएंट हो जाएगा और बाकी अंदर का मटेरियल वही हो जाएगा। तो पहला वेक्टर तो आपका ईजिली आपका नॉर्मलाइज कर दो आगे। दूसरा के लिए क्या करना होगा, फार्मूला क्या होगा, V2 का फार्मूला होगा, V2 नहीं बोलेंगे हम इसको, इसका जो प्रोजेक्टेड वेक्टर है, अरे प्रोजेक्टेड नहीं, नॉर्मलाइज वेक्टर है, उसको मैं क्या कह लूँ, y2 कह लूँ। चलो y2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 करस्पॉन्डिंग है तो V2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ V2 ऑन V1। ठीक, तो अभी हम प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ V2 ऑन V1 क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, V2 क्या है, V2 है 1 1 1 0। ठीक, V1 क्या है, V1 हमें अभी आया था 1 1 1 1 1 1 1 1 1 डिवाइडेड, सॉरी कोफिशिएंट 1/2, इसका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड सेम वेक्टर 1 1 1 1 1/2। ठीक, तो क्या होगा देखते हैं। तो करो डॉट प्रोडक्ट, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1 ही होगा, तो यानी कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 0। ओके ओके, और इधर होगा 1/2 1 1 1 1, ये क्या हो गया, ये हो गया 3/2, 3/4 हो गया ये 3/4। देखो गलत होगा तो फिर सारा मामला गलत होता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप सही सही करते चलो, एक एक चेक करते चलो कहीं गलत ना हो जाए, नहीं तो सारा मेहनत फिर से आपको गड़बड़ हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो ये होगा 1/2 1/2 1/2 3/2 होगा ना यार, 3/4 थोड़ा ही होगा, ये होगा 3/2 होगा ना, 3/2, और ये हो गया 1/2 बाहर है, 3/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 3/4, हाँ अब सही कर रहे हो, ये 3/4 हो जाएगा और अंदर हो जाएगा 1 1 1 1। ठीक, ये प्रोजेक्शन आ गया। अब हमें निकालना है ये y2, तो v2 में से माइनस कर देंगे, तो y2 बराबर क्या होगा, v2 क्या था हमारा 1110 था, तो 1 1 1 0 माइनस 3/4 1 1 1 1, तो माइनस करो इसको, तो क्या होगा 1 - 3/4 कितना होता है, ये 1/4 होता है, एंड सेम 1/4 होगा, सेम 1/4 होगा, और ये हो जाएगा -3/4,
ओके, 111 एंड -3 क्या आया था सेकंड वाला? नो, ऐसा नहीं होता है। ये तो अभी आपका ऑर्थोगोनल आया है। ये आप स्टेप मत भूल जाना, ये ऑर्थोगोनल आया है। अभी आपको इसको नॉर्मलाइज करना होगा, ऑर्थो नॉर्मल करना होगा। तो अब इसको थोड़ा-सा आप सिंपल फॉर्म में लिखो तो ये होगा 1 1 1 -3 और बाहर आ जाएगा 1/4। अभी इसको आप नॉर्मलाइज करोगे तो इसको नॉर्म से डिवाइड करना होगा। नॉर्म क्या होगा? इसका स्क्वायर करके जोड़ो। 1 का 1 1 1, 3 का 9 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया? 9 3 12/16, 12/16 यानी कि 2 4 से काटो, 4 3 12, 4 चौको 16, √3/4। तो 4 आ गया आपका बाहर, तो यानी कि हो गया ये ऐसे लिख सकते हैं √3/2, √3/2 हो गया। ये इज इक्वल टू नॉर्म जो इसका हो गया √3/2 हो गया। तो ऊपर जब पूरा करेंगे तो जगह 2/√3, तो 2 से 2 को 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2√3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? 111 -3 -3 एंड 1/2√3, ये सेकंड वाला आएगा। सेकंड वाला यही चीज आया था, 111 -3 1/2√3। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट करके देखा, हम कर रहे हैं कैलकुलेट थर्ड वाले को। चलो, थर्ड वाले को कैलकुलेशन का फॉर्मूला बनाओ y3 का। y3 का कैलकुलेशन का क्या होगा? ये होगा, क्या नाम है, v3 है, v3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ v3 ऑन द प्लेन ऑफ v1 v1 v2 v3, इन तीनों के प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन होगा। तो पहले हम तीनों के प्लेन का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो तीनों के प्लेन का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें तीनों पे प्रोजेक्शन कैलकुलेट करके जोड़ देना। तो आप पहले हम तीनों का अलग अलग प्रोजेक्शन करते हैं, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ v3 ऑन v1 क्या हो, प्रोजेक्शन ऑन v3। तो v3 है क्या? v3 है क्या? v3 है 1100। चलो, 1100 हाजिर हो। इसके साथ हम इसका डॉट प्रोडक्ट किसका करेंगे? v1 का। v1 क्या है? v1 क्या है? v1 है 1111 3/4। तो 1111 3/4, इसका डॉट प्रोडक्ट करके एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसी वेक्टर के साथ 1111 3/4। तो क्या होगा? देखो, दो ही एलिमेंट है, बाकी दो तो जीरो हो जाएंगे, तो 1 1 के साथ होगा तो 3/4 प्लस 3/4 यानी कि हो जाएगा 6/4। 6/4 मल्टीप्लाइड 3/4 बाहर है। सही कर रहे हैं भाई, गलत तो नहीं हो रहा। और यह है 1 1 1 1, तो कितना हो जाएगा? देखो, गलत कर दिए हम, गलत कर दिए, जल्दीबाजी में गलत करते हैं। 3/4 जो है इसका एक प्रोजेक्शन है। हमारा v1 जो क्या था, v1 हमारा ये था 1/2 1111, तो गलती कर दिए हम यहाँ पे, 1/2 था। ऐसे ही गलतियों से जो है कार्यक्रम बड़ा हो जाता है। ये 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो ये 1/2 का होगा, 1 1 में मल्टीप्लीकेशन, तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 3/4, सॉरी 3/4 ने यहाँ भी 1/2 होगा, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 1, गाली आ रही मन, ये है। तो ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ v3 ऑन v1 आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ v3 ऑन v1। अब हम निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ v3 ऑन v2। तो ये क्या होगा? v2 हाजिर हो। v2 क्या है भाई? v3 क्या है? v3 और v2 दोनों चाहिए हमें। v3 क्या है? v3 है 1100 है, और v2 क्या आया था? v2 हमारा ये आया था, देखिए 111 -3 1/2√3, तो ये हाजिर हो। तो v3 हमारा है 1100 डबल 1100, और वो था हमारा, भूल जाता है क्या था ये, 111 -3 1/2√3। ठीक है, 111
-3 1/2√3, इसका डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई सेम वेक्टर 111 -3 1/2√3। तो करो डॉट प्रोडक्ट कितना आया, दो ही एलिमेंट है तो बाकी जीरो हो जाएगा, यानी कि 2/2√3 2/2√3 हो जाएगा। ठीक, 2/2√3 यानी कि 1/√3 इंटू 1/2√3 111 -3, तो ये कितना हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/3 2 6 6 और ये हो जाएगा 111 -3। अब हमें इसके पूरे प्लेन को जोड़ना है, v3/v1 और v2 को ऐड करना है हमें। हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ v3 ऑन v1 v2 तो ऐड करना है, तो ऐड करो। इसका क्या है, v1 का है 1/2, यह है 1/6, तो ऐड करो भैया 1/2 एंड 1/6, तो इसका एलसीएम हमें 6 हमें डिनोमिनेटर बनाना है, तो ये हो जाएगा 3/6। चलो 3/6 लिख लो इसको, तो ये हो जाएगा 3/6 111 प्लस 1/6 111 -3, कितना हो गया, जोड़ो तो 1/6 को बाहर रखो और अंदर हो जाएगा 3 1 4 3 1 4 3 1 4 और 3 और -3 हो जाएगा 0। ठीक, तो 4 को भी बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2/3 1 1 1 0, ये हो गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ v3 ऑन v1 v2 हो गया। तो अब हमारा चाहिए y3 क्या हो जाएगा, y3 इज इक्वल टू होगा v3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ v3 ऑन v1 v2। तो v3 हमारा क्या है 1100 है, तो ये हो जाएगा 1100 माइनस, और ये चीज है 2/3 1110, क्या होगा ये, तो 1 माइनस 2/3 कितना होता है, 1 माइनस 2/3 होता है 1/3, फिर 1 माइनस 2/3 कितना होता है 1/3, फिर 0 माइनस 2/3 कितना होता है 0 माइनस 2/3, तो -2/3 होगा, एंड 0 माइनस 0 0 होगा। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया हमारा ऑर्थोगोनल। अब इसको ऑर्थो नॉर्मल बनाओ, तो नॉर्मल बनाने के लिए नॉर्म से भाग देना हो, नॉर्म क्या होगा √1 + 1 + 4 एंड डिवाइडेड हो जाएगा 9, तो 4 2 6 6/9 इज इक्वल टू 6/9, तो इसको कर दो 2 3 2 6 3 3 9 2/√2/3, तो √2/3। तो अब यहाँ से इसको नीचे लाओ, इसमें 3 बाहर निकालो, तो हो गया 1 1 -2 0 1/3 बाहर आ गया, और ये √2/3 है, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाइड में हो जाएगा √3/2, तो इससे कैंसिल होकर √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6, तो ये क्या हो गया 1/√6 1 1 -2 0, इतना ही आया है ना 1 1 -2 0 √6, बहुत लंबा है बाबा, 1 1 -2 0 √6, बहुत कैलकुलेशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सही करना होगा, थोड़ी सी भी गड़बड़ी से सब गड़बड़ हो जाता है। चलो थैंक गॉड सब सही आ गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 कर रहा है कि ए है बी ए वेक्टर फ्रॉम द इनर प्रोडक्ट स्पेस R3 विद रिस्पेक्ट टू द डॉट प्रोडक्ट W इज इक्वल टू XYZ बिलोंग्स टू R3 एंड XYZ और ये वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, बी ए सब स्पेस ऑफ R3, then which of the following is या are a basis of W। ओके, देखो यहाँ पर XYZ दिया है और एक वेक्टर दिया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो कह रहा कौन सा सूट करेगा इसको। अच्छा जी, तो हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इससे क्या मसला निकलता है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, XYZ का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये होता है
2x/3 2y/3 एंड नो 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 ऐसे नहीं होता बाबू, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? डॉट प्रोडक्ट ऐसे होता है कि 2x/3 प्लस 2y/3 प्लस z/3 एंड इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ गया कि 2x प्लस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। तो इसका जो बेसिस होगा वो इसको सेटिस्फाइड करेगा, 2x प्लस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 0, तो होगा बेसिस, नहीं तो नहीं। तो देखो 2x प्लस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 0 हो रहा है, 2x यानी कि 2 प्लस 2 4 हो रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे देखो 2x यानी कि 2 2y तो 0 है एंड g यानी कि -2 2 -2 0 हो रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो 0 हो गया एंड 2y यानी 2 एंड -2 0 हो रहा है, ये सही है। यहाँ पे देखो 2x यानी -2 और ये 0 और प्लस 2 ये 0 हो रहा है एंड यहाँ पर 0 हो रहा है, 2y -2 यानी 2 प्लस 0 हो रहा है, ये सही हो रहा है। ये इसमें फिट बैठ रहे हैं ये दोनों, ठीक है। और ये 2x यानी कि 2 प्लस जी यानी 4, ये नहीं हो रहा, तो ये दोनों सही। तो इसका आप जो आपको दिया हुआ है इसके लक्षण जो दिए हैं उस लक्षण में देख के फिट करके देखो कौन सा सही हो रहा है, ठीक। तो उस हिसाब से बन गया कहानी। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था और आपका यहाँ तक बने रहने के लिए, आपका यहाँ तक अपना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।